नई दिल्ली 11 जुलाई 2025 शुक्रवार। पंजाब केसरी है, संपादकीय आदित्य नारायण चोपड़ा जी का लेख है। ढहते पुल ध्वस्त सिस्टम। भैया, जब से बरसात शुरू हुई है तो पुल ढह रहे हैं। सरकार का सिस्टम बिल्कुल ध्वस्त है। इस बारे में लेख लिखा है और भैया अच्छी जानकारी है। इतिहास का यह कालखंड पुलों के टूटने, दरकने और बहने के कालखंड के नाम से जाना जाएगा। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए पुल देश में मियादी पूरी होने के बावजूद भी बरकरार है, लेकिन 4 दशक पहले बनाए गए पुल भी दरकने लगे हैं। सभ्यताओं के निर्माण की वास्तविकता कथा पुलों के बनने और बनाए जाने की कहानी है। पुलों से ही शहरों और गांवों और समाज के का संपर्क व्यापार बढ़ता है। सभ्यताओं ने ही इन्हीं पुलों के मजबूत ढांचों की बुनियाद पर खड़े होकर अपनी ऊंचाई हासिल की है। यह पुल अनायास नहीं गिर रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि एक के बाद एक पुल गिर रहे हैं। गुजरात के बड़ोदरा जिले में महिसागर महिसागर नदी पर 4 दशक पुराना पुल अचानक ढहने से तेज रफ्तार दौड़ रहे कई वाहन नदी में गिर गए। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई और कुछ अन्य घायल हो गए। बिहार में एक के बाद एक पुल का गिरना आम बात हो गई है, लेकिन गुजरात में हुए इस हादसे ने मोरबी पुल हादसे की याद ताज़ा कर दी है, जिसमें लगभग 140 लोग मारे गए थे। इस हादसे में इस हादसे से एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या यह हादसा मानवीय लापरवाही का परिणाम है और इस हादसे के लिए कौन कौन जिम्मेदार है। प्राकृतिक आपदाओं के चलते पुल गिर जाए तो हम इसे प्रकृति का प्रकोप मान लेते हैं, लेकिन मुरम्मत किए जाने के बावजूद सामग्री की खराबी के कारण, रखरखाव की कमी या मानवीय चूक के चलते पुल ध्वस्त हो जाए तो ऐसे मौत का पुल ही कहा जाएगा। आसपास की आबादी का कहना है कि उन्होंने पुल को खतरनाक होने की जानकारी प्रशासन को दे दी थी और इस पुल पर आवाजाही बंद करने का आग्रह भी किया था, लेकिन सिस्टम सोया रहा, जो लोगों की मौत का कारण बना। ब्रिज या पुल टूटने की यह कोई पहली घटना नहीं है। एक अध्ययन के अनुसार पिछले 10 सालों में भारत में 2130 पुल ढह गए। 2130 पुल ढह गए। इनमें से कई पुल निर्माण के दौरान ही गिर गए। पुलों के टूटने के कारण है जिनमें प्राकृतिक आपदाएं, सामग्री की खराबी, ओवरलोडिंग शामिल है। अभी कुछ दिन पहले ही पुणे में इंद्राणी नदी पर बना एक पुराना पुल ढह गया। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई और कई लोग बह गए। 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्यसभा को जानकारी दी कि पिछले 3 सालों में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 21 पुल ढह गए। इनमें से 15 पुल बने हुए थे और 6 निर्माणाधीन थे। हर हादसे के बाद जांच के आदेश दिए जाते हैं, लेकिन किसी की जवाबदेही तय नहीं की जाती। 2047 तक हम भारत को विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिए हुए हैं और सरकार के रोड मैप में बुनियादी ढांचे का विकास केंद्रीय बिंदु है। दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ललक पाले हुए हैं, लेकिन बुनियादी ढांचे को देखकर ऐसा लगता है कि सब कुछ गड़बड़ है। ईंट, गारे, लोहे, बजरी, सीमेंट के पुल जब भी गिरते हैं तो मरने वालों लोगों के परिजनों को कंदन, थोड़ा सियासी शोर, एक दूसरे के सिर पर जिम्मेदारी फोड़ने
और साठ-गांठ कर एक दूसरे को साफ बचाने के कर्मकांड किए जाते हैं और बनाया दिए जाते हैं एक बार फिर गिरने के लिए नए नए पुल। गुजरात सरकार विकास के लगातार दावे करती आ रही है, लेकिन पुलों का गिरना सबके लिए चिंता का विषय है। हैरानी की बात तो ये भी है कि हादसे के बाद प्रशासन से पहले ग्रामीण ने वहां मौजूद कर देवदूतों की तरह काम किया और कई लोगों की जान बचाई। गुजरात का पुल हादसा एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड, इस पुल को लेकर अब बहुत शोर मचाया जा रहा है कि राज्य में किसी भी ठेकेदार को ऑर्डर मिलने के बाद उससे कमीशन लिया जाता है और ठेकेदार घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर निर्माण कर देते हैं। इसलिए हादसे के पीछे भ्रष्टाचार है। कितनी हार गई। कई बार तो पुलों के डिजाइन को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। हाल ही में 90 डिग्री पर 2 पुल बनाए जाने को लेकर भी सोशल मीडिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। गुजरात सरकार ने मोरबी हादसे से कोई सबक नहीं सीखा। पिछले 5 वर्षों में गुजरात में नए पुरानों या निर्माणाधीन पुल और फ्लाईओवर क्यों ढह रहे हैं? निश्चित रूप से ऐसे मामलों में जवाबदेही तय होनी चाहिए। किसी हादसे के बाद सख्त कार्रवाई ही भविष्य में हादसों को रोक सकती है। पुल गिरने की घटनाएं सिर्फ मजाक नहीं है, यह सरकार और प्रशासन की गंभीर विफलता को दर्शाती है। विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, पर जब परिणाम यह हो कि वह पुल बनते ही गिर जाए तो ये आम जनता के साथ मजाक के समान है। सवाल ये है कि क्या ऐसे पुलों से हमारा भविष्य सुरक्षित है? हर बार पुल गिरने के बाद ठेकेदार, इंजीनियर और प्रशासन एक दूसरे पर दोष मढ़ने लगते हैं, लेकिन असली सवाल ये है, क्या पुल निर्माण के दौरान सही मानकों का पालन किया गया था? क्या गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग हुआ या फिर जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में हर चीज को जल्दबाजी में निपटा दिया गया? समाधान क्या हो सकता है? सबसे पहले और आवश्यक कदम यह है कि पुल निर्माण के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों और इंजीनियरों की सख्त जवाबदेही में लाया जाए। गुणवत्तापूर्ण निर्माण सामग्री का इस्तेमाल हो और पुल निर्माण के दौरान पूरी सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही जनता और सरकार को यह समझने की जरूरत है कि विकास सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर होना चाहिए। ऐसे राज्यों में जहां बाढ़ और नदियों की भरमार है, पुलों का सही तरीके से निर्माण होना बेहद जरूरी है। यह केवल पुल ही नहीं बल्कि लोगों की जान और उनके रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हुए पुलों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर पारदर्शिता और ईमानदारी आवश्यक है। तो अगली बार जब कोई पुल बने तो बस यही प्रार्थना करें कि वह पुल थोड़ी देर तक खड़ा रहे, क्योंकि अभी के हाल में तो पुल गिरना ही आम बात हो गई है। दोस्तों, अच्छा लेख है भैया। जनता के खून पैसे के टैक्स से ये पुल बनते हैं। सरकार कोई अपने घर से तो बनाती नहीं है, पर लेकिन यह है कि सब जगह चैन बनी हुई है। ऐसे ठेकेदारों को ही ठेके दिए जाते हैं अपने
ग्रुप में अपने जानकार को, अपने भाई बंद भतीजों को, अपने जात बिरादरी के लोगों को, और भैया फिर वो उनसे कमीशन लिया जाता है, और कमीशन में फिर बाद में उसके पास इतना ही पैसा बाकी बचता है कि वो पुल में सामग्री ढंग से नहीं लगाता, और भैया फाइलों में सब पास हो जाता है, और जनता का पैसा बर्बाद हो जाता है, मिलजुल के लूट खा रहे हैं। और फिर भैया फाइलों में दिखा दिया है, ये हो गया, इतना खर्चा आ गया, वो आ गया, इतना करोड़ हो गया, इतना करोड़ हो गया। ऐसी रोडों का हाल है, रोडों में भी कितने लाख करोड़ की खा गए, बना गए। और भैया हमारे नितिन गडकरी साहब हैं, वो आए दिन इतना बढ़िया पुल बना दिया, अमेरिका लेवल का, उस लेवल का भाई दिए, सब धस रहे हैं, क्योंकि प्रकृति आपदा के आगे तो कुछ बचता नहीं है। पर लेकिन ये है कि उनकी पोल भी खोल रहे हैं दोस्तों, अच्छी जानकारी है। पुल रहते, पुल ध्वस्त सिस्टम, भैया सरकारें सब एक दूसरे पे टाल देती है, ठेकेदार उस पे, इंजीनियर उस पे। मरना तो आम जनता का है, मरती आम जनता है, और टैक्स भी जनता से ही वसूला जाता है, और जनता के खून पसीने की कमाई से ये भैया जो पुल आज से पहले अंग्रेजों के टाइम में और जो मुसलमानों के टाइम में, मुगलों के टाइम में बने हैं, वो आज तक चले हुए हैं। तो उनमें क्या ऐसा था जो आज नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि पहले के लोग देशभक्ति, देश भावना और आगे पीछे सब कुछ सोच के चलते थे। आज के समय में तो लोग बस आज अपना जेब भरा, अपना पेट भरा, देश दुनिया जाए भाड़ में, देशभक्ति नाम की चीज़ नहीं रही है। अब तो भैया लोगों को पैसा कैसे कमाना है, नंबर दो का सीमेंट में मिट्टी मिला दिया है, लोहा कैसा लगा दिया है, कितने भार सह पाएगा, नहीं सह पाएगा, सब ऐसे ही चल रहा है भैया। ठेके पे ठेके, ठेके पे बड़ा व्यापारी बड़ा ठेका लेके छोटे छोटे व्यापारी, क्षेत्रीय व्यापारी को दे देता है, ऊपर से वो लाखों में ले, करोड़ों में लेता है, और नीचे कुछ पैसे उसको थमा के पुल बनवा देता है, तो पुल में सामग्री ढंग से नहीं लग पाती, और ऐसे पुल गिरते रहेंगे दोस्त। सरकार है जब तक सख्त कार्रवाई नहीं करेगी, या सरकार प्राइवेट हाथों में ना देके खुद पुल बनाए, तो तब तो बन सकते हैं दोस्तों। जिम्मेदार अधिकारी सारे चोर बैठे हैं ऊपर से नीचे तक, तो भैया ऐसे गिरते रहेंगे तो देश का पैसे से भी नुकसान, जनता का भी नुकसान, कितने लोग मारे जाते हैं, और दोबारा फिर पुल बनाने में फिर पैसा चाहिए। तो भैया ये कब तक चलेगा? एक पुल बनने के बाद कम से कम अंग्रेजों के टाइम में जो पुल बने थे, अभी वो 100 साल से ज़्यादा से लोग चल रहे हैं, और अभी तक वो सारी प्राकृतिक आपदा झेलते झेलते। और भैया मुस्लिमों के टाइम के, मुगल काल के टाइम के तो 500-600 साल पहले के अभी बने हुए हैं, इमारतें, बिल्डिंग बनी हुई हैं, और पुलें बने हुए, वो कैसे ठहरे हुए हैं दोस्तों? तो भैया अपने अंदर झांके, सरकार भी इस पे कार्रवाई करे, और सरकार इसका मतलब ये पुल गिर रहे हैं तो इसमें सरकार का भी हाथ है भैया। सरकार अगर ईमानदार है तो ऐसे लोगों को, भ्रष्ट लोगों को क्यों ठेका देती है, और जो ब्लैक लिस्ट में है उनको ही घूम फिर के क्यों ठेका दिया जाता है? दोस्तों अच्छी जानकारी है, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, और भारत के लिए अपने जी जान लड़ाते रहिए दोस्तों। देश है तो हम सब हैं।